हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीएलएड पाठशाला बच्चों, यानी कि डीपी पाठशाला। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड पाठशाला पे आपके डीएलएड पीटीसी के सभी विषयों की पढ़ाई होती है, बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम की, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं बिल्कुल ही आसान भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ सके। तो अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, अपने दोस्तों को शेयर किया करें। ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। फर्स्ट सेमेस्टर का हमने स्टार्ट किया था। आज है हमारी दूसरी क्लास। कल पहली क्लास हमने ली थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वगैरह बात की थी, इतिहास वगैरह की। आज हम विदेशी यात्रियों और कुछ स्रोत जो टाइम ट्रेवल के जासूस और धरती के राजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब कोई कैमरा नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, तब हमें दुनिया के अलग अलग कोने की बातें कैसे पता चलती थी? क्या कोई टाइम ट्रेवलर था या कोई सीक्रेट एजेंट जो सब रिकॉर्ड करता था? समझे? सोचिए आप लोग। तब तक हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है बच्चों, आ जाइए हम लोग रिवीजन करते हैं लास्ट क्लास का। उसके बाद हम लोग आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, बिना किसी देरी के पेन उठाते हैं यहाँ से हम लोग। कौन सी कलर आपको पसंद है? येलो ना? ये लीजिए, येलो आ गया। तो शॉर्ट नोट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। इतिहास यानी अर्थ है आपका अतीत में घटी घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन व क्रमबद्ध विवरण, यानी ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपका जो उसको बताना, उसके बारे में विवरण देना, आपका इतिहास होता है। शब्द का मूल किस शब्द से आया? आपका ग्रीक वर्ड आपका हिस्टोर्स, हिस्टोरिका, जनता, जानना या वास्तविक घटना। ठीक है, पिता कौन थे? फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। पुस्तक कौन सी? हिस्टोरिया। ठीक है, विशेषताएं क्या है? घटनाओं को आपकी निरंतरता, स्पष्ट वर्णन। ठीक है, रूप क्या है? कला, रोचकता और विज्ञान, तथ्यों की जांच। ठीक है, मतलब कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों, आर्ट और साइंस दोनों है। ठीक है, इतिहास के क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा। समय के अनुसार लिखित जानकारी नहीं कुछ होता है। ठीक है, अर्ली स्टेज में। फिर आपका आता है आद इतिहास, जो मिडिल वाला होता है, जिसमें लिखित जानकारी मिली है पर इसे पढ़े नहीं जा सकती है। आधुनिक इतिहास, जिसमें लिखित जानकारी उपलब्ध है और हाल की घटनाएं मॉडर्न है। ठीक है, सामाजिक इतिहास यानी समाज का अध्ययन। सांस्कृतिक इतिहास यानी शिक्षा, साहित्य, कला, संगीत का अध्ययन। ठीक है, भारतीय इतिहास के स्रोत में हमने धार्मिक ग्रंथ के बारे में पढ़ा, जो वैदिक साहित्य हो गए, वेद पुराण हो गए, हमने पढ़ा। उपनिषद पढ़ा। ठीक है, बुद्ध साहित्य में हमने पढ़ा त्रिपिटक पढ़ा। ठीक है, जैन साहित्य में हमने क्या पढ़ा? प्राकृति और संस्कृति में सबसे पहले तीर्थकर कौन थे? आपके ऋषभ देव। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ में हमने पढ़ा रामायण वाल्मीकि द्वारा बनाया था। संस्कृत में 7 खंड में बांटा गया, 24,000 श्लोक है उसमें। ठीक है, महाभारत आपका वेद व्यास द्वारा 18 पर्व है, 1,00,000 श्लोक है। पुराण 18 देवी देवताओं के संसार की कहानियां है इसमें। ठीक है, अर्थशास्त्र आपके कौटिल्य का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में इसमें लिखा हुआ है। महाभाष्य पतंजलि का। हर्षचरित आपका बाणभट्ट द्वारा राजा हर्ष का चरित्र इसमें लिखा गया है। ठीक है, राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजवंश के बारे में लिखा गया है। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये सारी चीजें, कभी कभी पूछा जाता है। दीपवंश महावंश आपका श्रीलंका बौद्ध ग्रंथ का आपका हिस्सा है। श्रीलंका व अशोक के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, विक्रमादित्य देव चरित बिल्हड़ द्वारा। ठीक है, तमिल ग्रंथ में आपका दक्षिण भारत के शासकों के बारे में, साउथ के शासकों के बारे में विदेशी यात्रियों का विवरण देखा हमने, और पुरातत्व सामग्री। ठीक है, तो ये था आप लोगों की कल की क्लासेस बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लासेस। ठीक है, सेकेंड क्लास हमने पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के। 50 नंबर का आपका ये सिलेबस होता है और अच्छे से आता है, और काफी अच्छे से हम आपको पढ़ाएंगे, सारी चीजें समझा देंगे। ठीक है, तो जी हाँ बच्चों, हमारे पास ऐसे ही जासूस और राज है। ये है विदेशी यात्री और धरती के अंदर दबे जो पुराने स्रोत हैं। ठीक है, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट डीपी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला से। आज हम इतिहास के उन सोर्स कोड को समझेंगे जिनसे हम अपने देश के गोल्डन पास्ट के बारे में पता चलता है। तो अपनी जासूसी किट तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास की एक सुपर डुपर इंटरटेनिंग मिशन इन्वेस्टिगेशन वाली क्लास।
ठीक है। पहला हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों व लेखक के विवरण, ठीक है बच्चों, यानी दुनिया भर के रिपोर्टर्स के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों पुराने समय में भारत, एक सेकंड रुक जाओ, पहले हम ये आपको बता देते हैं। पिछले पार्ट में हमने भारतीय इतिहास को जानने के धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में सीखा था। आज हम इतिहास के बारे में जानने के कुछ और मजेदार तरीके के बारे में सीखेंगे, जैसे कि विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन, जो अभिलेख लिखा रहता है, सिक्के और स्मारक यानी मॉन्यूमेंट, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं पहले विदेशी यात्रियों व लेखक के विवरण के बारे में, ठीक है, डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स एंड राइटर्स। तो बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि हमें पुराने समय के दूसरे देश के बारे में कैसे पता चलता है? बहुत से यात्री और लेखक एक देश से दूसरे देश जाते हैं और वहां की बातें अपनी किताबों में लिखते हैं, ठीक है। इन्हीं किताबों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जैसे आपका पहला हो गया यूनानी रोमन लेखक, ठीक है, ग्रीक रोमन ऑथर्स, चीन लेखक, कुछ चीन लेखक आते थे, ठीक है, अरबी लेखक, तिब्बत के लेखक, ऑथर फ्रॉम तिब्बत, तो ये सब आपके थे। देखो बच्चों, दोस्तों पुराने समय में बहुत से यात्री और लेखक एक देश से दूसरे देश जाते थे। ये लोग किसी रिपोर्टर से कम नहीं थे, जहां जाते वहां की बातें अपनी किताबों में लिखते थे। इन्हीं किताबों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है बच्चों, समझे। इन्हें कई भागों में बांटा गया है, यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, ठीक है, चाइना वाले चीन चाइनीज, ठीक है, आगे अरबी लेखक और तिब्बत के लेखक। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला आता हम लोग पढ़ेंगे यूनानी रोमन लेखक यानी ग्रीक रोमन ऑथर्स के बारे में, ठीक है, हेरोडोटस। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूरोप से आई आंखों की यानी यूनानी रोमन लेखक की। तो हेरोडोटस का नाम पहले आता है। इन्हें इतिहास का पिता, हमने पढ़ा था, इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के भारत और पारस यानी ईरान के संबंध यानी रिलेशनशिप का वर्णन किया, ठीक है, भारत और ईरान का के संबंधों का वर्णन इन्होंने किया हिस्टोरिका में। फिर आता है आपका टेसियस। क्या आता है टेसियस? ये क्या है? यह ईरान का राजवैद्य यानी ये कौन था? ये ईरान का आपका राजवैद्य था बच्चों, यानी रॉयल फिजिशियन, ठीक है। भारत के बारे में इनका वर्णन कहानियां अविश्वसनीय है, ठीक है, यानी उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर आता है मेगास्थनीज, आपका सेकंड सेमेस्टर में आप ये पढ़ेंगे मेगास्थनीज के बारे में, ठीक है, दूत था। ये कौन था आपका? यह सेकुलस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, एम्बेसडर था, राजदूत यानी एम्बेसडर होता है, ठीक है। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने राज में थे तो ये उनके दरबार में आया था, राज दरबार में। इसने अपनी किताब इंडिका, कौन सी किताब इसने लिखी? इंडिका। सेकंड सेमेस्टर में बहुत बार आता है, ठीक है। इंडिका में मौर्य काल के समाज यानी सोसाइटी और संस्कृति यानी कल्चर्स के बारे में इसने लिखा हुआ है इंडिका में। तो ये हो गया आपका मेगास्थनीज वाला। फिर हम आते हैं डायमिकस, ठीक है। डायमिकस क्या है? यह सीरिया के राजा जो हैं एंटीओकस, समझे, एंटीओकस का राजदूत था। क्या था? एंटीओकस का राजदूत था सीरिया का। यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। बिंदुसार सेकंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे ये, ठीक है। तो बिंदुसार एक थे योद्धा, उनके राज दरबार में ये आया था। इनका वर्णन भी मौर्य काल से संबंधित है, समझे। फिर आपका आता है टालमी, ठीक है। ये क्या है? इसने दूसरी शताब्दी यानी सेकंड सेंचुरी में भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक किताब लिखी, ठीक है। फिर आते हैं आपके पिलनी क्या है आपकी? इसने पहली शताब्दी यानी फर्स्ट सेंचुरी में नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखी। तो ये कई सारी किताबें उन्हीं के बारे में हैं। इसमें भारतीय पशुओं, ठीक है, भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे और खनिज पदार्थों मिनरल्स के बारे में जानकारी मिलती है, समझे बच्चों। तो समझ में आया आपको यूनानी लेखक, रोमन लेखक के बारे में। देखो हीरोडोटस पहले समझे हिस्ट्री के जो पिता हैं, इन्हें तो आप जानते हो, ये हमारे इतिहास के पिता हैं। इन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस यानी ईरान के संबंध के बारे में इन्होंने लिखा था, ठीक है। फिर आते हैं टीसीएस। इन्होंने क्या किया? ये ईरान के राजवैद्य थे, लेकिन इनकी बातें जो थी वो बहुत गप्पे वाली होती थी, ये फेंकते बहुत ज्यादा थे, इसलिए उन पे विश्वास करना, भरोसा किया जाना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है बच्चों। फिर आता है मेगास्थनीज, इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेगास्थनीज ये
सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी फेमस किताब इंडिका नाम की किताब लिखी, मौर्य काल के समाज और संस्कृति के बारे में उसने लिखा उसमें। यह हमारे लिए एक गोल्डन माइन है, ठीक है, इंडिका आपका मेगास्थनीज। फिर आपके आएंगे डायमेकस। ये क्या थे? ये भी सीरिया के राजा जो थे एंटियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था, समझे। इसका वर्णन भी मौर्य काल से संबंधित है आपका। फिर आते हैं आपके टॉलेमी। ये क्या है? इन्होंने दूसरी शताब्दी में, सेकेंड सेंचुरी में भारत का भूगोल नामक किताब लिखी, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया करके, जो हमें उस समय के भूगोल के बारे में बताती है, ठीक है। प्लिनी, ये क्या थे? पहले शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों के बारे में गजब की जानकारियां मिलती है, समझे बच्चों। ये था आपका क्या? ये था आपका यूरोप से यूनानी वाली लेखक जो लोग थे, रोमन वाले, उन्होंने ये सारी चीजें लिखी थी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चीन के लेखक। चीन के फाइहान वगैरह थे, ठीक है। तो चीन के लेखक में देखते हैं, तो अब हम चलते हैं ड्रैगन देश की तरफ, यानी चीन के लेखक। ये सिर्फ यात्री नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के बड़े जानकार थे, ठीक है, बुद्ध धर्म के। तो पहला नाम आपका आता है क्या? फाइयान, ठीक है, फाइयान। या चीनी जो चाइनीज था, ये यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी सेकंड चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था उनके राज्यकाल में। उसने बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म की स्थिति के बारे में बताया और मध्य प्रदेश की संस्कृति का वर्णन किया उसने, ठीक है, फाइहान ने फू की पुस्तक की रचना की। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइहान भारत में लगभग 25 साल तक रहा था, ठीक है, 25 साल तक ये रहा, जिसने सारी चीजें देखी, ठीक है। फिर दूसरा नाम आता है हिलसांग। क्या था? हिलसांग। ये इन्होंने क्या था? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है। 630 ईस्वी में भारत आया और भारत में 15 साल रुका। कितना? 15 साल। वो 25 साल रुका, ये 15 साल रुका और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। तो इसने क्या किया? यह बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने और बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करके ले जाने के लिए आया था, ठीक है। इसी के लिए आपने देखा होगा कि बुद्ध धर्म जो है आपका चाइना में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। जितना इंडिया में नहीं फैला, उससे कई गुना ज्यादा आपका चाइना में फैला हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये सब लोग, लेखक लोग आ करके बुद्ध धर्म के ग्रंथों को ले जाते थे वहां, ठीक है। इनकी जो यात्रा थी, यात्रा वृत्तांत, ठीक है, ट्रेवलोग CU की, समझे, CU की नाम से प्रसिद्ध है। यात्रा वृत्तांत ट्रेवलॉग, ठीक है, CU की के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आते हैं आपके कौन? फिर आपके आते इत्सिंग, ठीक है। इत्सिंग कौन थे भाई? ये आपके 7वीं शताब्दी यानी 7th सेंचुरी के आखिरी में भारत में आया, ठीक है। इसलिए अपने वर्णन में नालंदा विश्वविद्यालय जो था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया, ठीक है। तो जब आया था उस चीज का उसने वर्णन किया। ये आपका कौन थे? ये सारे आपके चीन के लेखक थे, ठीक है बच्चों। देखो, फाइहान जो था ये चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने बुद्ध धर्म की स्थिति और मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में बताया था, ठीक है। इसकी जो पुस्तक का नाम था की, ठीक है। फाइहान भारत में लगभग 25 साल तक रहा, सोचिए 25 साल तक, ठीक है। फिर आते हैं आपके हिलसांग क्या थे? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ये सब अभी आप याद कर लेंगे तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में भारत आया और भारत में 15 साल तक रुका। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना और बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करने के लिए आया था, ठीक है बच्चों, समझे। इसकी यात्रा जो थी CU की नाम से प्रसिद्ध थी, ठीक है। फिर आता है इत्सिंग क्या थे? ये 7वीं शताब्दी की आखिरी में भारत में आया। इसलिए नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ साथ अपने समय के भारत का भी वर्णन किया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों अरब के लेखक। किसके बारे में? अरब के लेखक के बारे में। चाइनीज देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, रोमन देख लिया, चाइनीज देख लिया, अब हम अरब भी देख लेते हैं, अरब के ऑथर को। तो रेगिस्तान में से आए कहानीकारों को हम पढ़ेंगे, यानी अरब के लेखक के बारे में। तो पहला नाम क्या आता? अल बरूनी, ठीक है। तो अल बरूनी कौन है? ये महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। इसने अरबी में किताबुल हिंद, ठीक है, या तहकीकी हिंद जो भारत की खोज नामक किताब लिखी, ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी? इसने किताबुल हिंद और तहकीकी हिंद, ये जो भारत की खोज नामक किताब लिखी इन्होंने, ठीक है। इसमें धर्म और दर्शन यानी फिलोसफी, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, रीति रिवाज यानी कस्टम्स,
आदि के बारे में 80 अध्याय यानी 80 चैप्टर में जानकारी दी है। ठीक है, यह आज के इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अल बुरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, समझे बच्चों। फिर आते इब्न बतूता। कौन आते? इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन थे? इनके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उनका यात्रा वृत्तांत रहला कहलाता है। ठीक है, फिर आपके आते हैं मार्को पोलो। कौन आता? मार्को पोलो। मार्को पोलो वेनिस यानी इटली के प्रसिद्ध यात्री थे। ठीक है, जो आपके 1294 से लेकर 1295 ईस्वी के लगभग दक्षिण भारत में आया था, समझे बच्चों। ये आपका हम पढ़ रहे थे अरब के लेखक के बारे में। पहला आपका कौन था? अल बुरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, गजनवी। इसने अरबी में किताबुल हिंद और तहकीके हिंद भारत की खोज नामक किताब लिखी। इसमें धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज आदि के बारे में 80 अध्याय यानी 80 चैप्टर में दी गई है जानकारियां। इसमें संस्कृति भी सीखी थी, संस्कृत। ठीक है, इब्ने बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा रिहाला कहलाता है। ठीक है, मार्को पोलो वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री था, जो आपका 1294 से 1295 के लगभग दक्षिण भारत में आया था, समझे। आइए लास्ट हम पढ़ते हैं। लास्ट कौन सा है हम लोग का? तिब्बत के लेखक। चौथा क्या था? तिब्बत के लेखक। ठीक है, यानी पहाड़ों से आई कलम। ठीक है, तिब्बत क्या पहाड़ वहां रहते हैं, तो आप पहाड़ों से आई कलम की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला नाम आता आपका तारानाथ। क्या नाम आता? तारानाथ। तो इन्होंने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो इन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की। इनमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती हैं, समझे बच्चों। समझे तिब्बत वाला? तो तारनाथ थे इसमें, तिब्बत वाले में। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ से उनकी रचना की। इससे भी भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारियां मिलती है। ठीक है बच्चों, तो देखो आप लोगों ने दुनिया के कोने कोने से लगभग लोग भारत आए और उन्होंने जो देखा उसे लिखा। ये सब हमारे लिए इतिहास की खिड़कियां हैं। ठीक है, यहाँ से हम इतिहास के बारे में हम झांक सकते हैं, अपने इतिहास के बारे में, समझे बच्चों। आइए आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में, जहां से हमें पता चलता है पुरातात्विक सोर्स। तो इतिहास को जानने के लिए हमें जमीन के अंदर से मिली। ठीक है बच्चों, तो इतिहास को जानने के लिए हमें जमीन के अंदर से मिली पुरानी चीजों से बहुत मदद मिलती है। इसे ही हम पुरातत्व संबंधी सामग्री कहते हैं। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। ठीक है, सोर्सेस कह लो। तो दोस्तों देखो, इतिहास को जानने के लिए हमें सिर्फ किताबों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ठीक है, हमारी अपनी धरती भी अपने अंदर बहुत सारे राज छुपाए हुए रहती है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, यानी आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये वो पुरानी चीजें जो हमें जमीन के अंदर खुदाई से मिलती हैं, ये किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं है। ठीक है, तो इतिहास को जानने के लिए हमें जमीन के अंदर से मिलता है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें पहला आता है अभिलेख या शिलालेख। ठीक है, अभिलेख या शिलालेख यानी रिकॉर्ड और इंक्रिप्शन। ठीक है, तो बच्चों देखो, पत्थरों पर लिखी कहानियों की, यानी अभिलेख या शिलालेख जो है वो आपके पत्थरों पर लिखी कहानियां। ठीक है, अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन किसी पत्थर या धातु यानी मेटल पर लिखे गए चिन्ह, सिंबल्स या लिखाई को कहते हैं। ठीक है, किसी पत्थर या चट्टान पर खोदी गई लिखी हुई रचना को शिलालेख कहा जाता है। ठीक है, अगर वो रचना है खोद करके उस चट्टानों पे लिखा गया है तो वो क्या हो गया? वो शिलालेख हो गया। ठीक है, शिलालेख का अर्थ है पत्थर पर लिखा हुआ, समझे। अभिलेख का अध्ययन पूरा लेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो अभिलेखों का जो अध्ययन है यानी स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम पूरा लेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, समझे बच्चों। देखो, अभिलेख जो है ये किसी पत्थर या धातु पर लिखे गए चिन्ह या लिखाई को कहते हैं। ठीक है, शिलालेख क्या होता है? ये किसी पत्थर या चट्टानों पर खोदी गई लिखी हुई रचना को कहते हैं। ठीक है, अध्ययन क्या हुआ? अध्ययन अगर हम करते हैं अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कह देंगे? पूरा लेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अभिलेखों के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के आपके अभिलेख होते हैं। तो अभिलेख के आपके दो प्रकार होते हैं, दो मुख्य भागों में बांटा गया, देशी अभिलेख और विदेशी अभिलेख। ठीक है, इंडियन और फॉरेन। ठीक है, आइए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला देशी अभिलेख यानी इंडियन इंस्क्रिप्शन। तो अशोक का अभिलेख, जैसे अशोक ने लिख पाया था। ठीक है,
अशोक का धर्म के बारे में, कई सारी चीजों के बारे में उसने अभिलेख करवाया था। ठीक है, तो मौर्य वंश के महान, सेकेंड सेमेस्टर में भी आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक ने कलिंग वार यानी कलिंगा वार जो हुआ था उसके युद्ध के बाद युद्ध ना लड़ने की घोषणा की। ठीक है, तो इसमें इतना ज्यादा, इनकी तो विजय हो गई थी लेकिन इतना ज्यादा घाटा हुआ था, इतने लोगों की मृत्यु हुई थी, इतने लोगों को इन्होंने मारा था और लोग इतने मर गए थे, तो वो देख करके इनको युद्ध करना छोड़ दिया, इन्होंने लड़ना ही। ठीक है, तो उन्होंने पूरे साम्राज्य में शांति और खुशहाली के लिए कई अभिलेख और शिलालेख लिखवाए उसके बाद। ठीक है, ये अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में लिखे गए थे। ठीक है, तो ये आपका कौन था, ये आपके कौन थे, अशोक के अभिलेख। ठीक है, अब हम आते हैं अशोक के पश्चात अभिलेख यानी पोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन। उनके अशोक के बाद कौन कौन से अभिलेख आए, तो ये दो प्रकार के मिले हैं, राजकीय यानी रॉयल और गैर राजकीय यानी नॉन रॉयल। तो राजकीय मतलब ये राजाओं की प्रशंसा जो कवियों द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो कवियां जो लेखक लोग रहते थे, कविकार लोग रहते थे, तो वो क्या करते थे, वो राजाओं की प्रशंसा करते थे, उनके लिए उनके लिए कविताएं लिखते थे। ठीक है, और भूमि दानों यानी लैंड ग्रांट के रूप में पाए जाते थे। ठीक है, गैर राजकीय क्या है, इनमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया गया है। समझे बच्चों, तो ये थे आपके अशोक के पाश्चात अभिलेख। ठीक है, विदेशी अभिलेख देखते हैं, फॉरेन इंस्क्रिप्शन क्या है। तो विदेशी अभिलेखों में एशिया माइनर, ठीक है, का बोगोजकोई अभिलेख, ठीक है, बोगोजकोई इंस्क्रिप्शन जो है मुख्य है। क्या है आपका विदेशी अभिलेखों में एशिया माइनर का बोगोजकोई अभिलेख जो है वो मुख्य है। इसमें वैदिक काल, वैदिक पीरियड के देवताओं का वर्णन है और आर्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है। समझे बच्चों, तो ये था आपका इंक्रिप्शन के बारे में, हमने अभिलेख के बारे में पढ़ा। दो प्रकार के होते हैं, देशी अभिलेख, अशोक के अभिलेख जो मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न लड़ने की घोषणा की थी। उन्होंने पूरे साम्राज्य में शांति और खुशहाली के लिए कई अभिलेख बनवाए और शिलालेख लिखवाए। ये ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में था। ठीक है, अशोक के बाद अभिलेख जो हुए ये दो तरह से मिले गए हैं, राजकीय यानी राजाओं की तारीफ और भूमिदान में, और गैर राजकीय यानी समाज, धर्म और राजनीति के बारे में। ठीक है, विदेशी अभिलेखों में इसमें एशिया माइनर के बोगजकोई अभिलेख मुख्य है। इनमें वैदिक काल के देवताओं और आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। समझे बच्चों, इतना समझ में आया इंक्रिप्शन के बारे में, अभिलेख के बारे में। चलो फिर आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं मुद्राएं। अब मुद्राएं भी होती होगी, ठीक है, पैसे भी होते होंगे, पैसे से भी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसमें फोटो वगैरह लिखी होती, डेट वगैरह लिखी होती। ठीक है, किस तरीके का वो होता था, किस मेटल, कौन सा मेटल होता था, किससे बना होता था, उससे पता चल जाता था कि स्थिति क्या थी। ठीक है, तो सिक्कों के अध्ययन या मुद्राश्रय यानी न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। ठीक है, तो मुद्रा शास्त्र जो है, सिक्कों का अध्ययन यानी सिक्कों का स्टडी आपका क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र कहलाता है। प्राचीन सिक्के सोने, चांदी, तांबा, कांस यानी ब्रॉन्ज, सीसा यानी लेड आदि से मिलते थे। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में सिक्कों से बहुत मदद मिलती है। समझे बच्चों, अब हम देखते हैं विभिन्न शासकों की मुद्राएं। तो कुछ शासकों के बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे, और उनमें कौन सी मुद्राएं होती थी उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यूनानियों की मुद्राएं जो थी, यूनानियों की, ठीक है, तो भारत में यूनानियों के आक्रमण के बाद, जब यूनानियों का आक्रमण हुआ तो यूनानियों ने अपनी इलाकों में यूनानी शासकों के नाम से सिक्के और मुद्राएं जारी किए। ठीक है, तो यूनानी शासकों के नाम पे मुद्राएं जारी किया गया। इनसे लगभग 30 यूनानी सम्राटों का ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो उस मुद्राओं से क्या 30 यूनानी सम्राटों का ज्ञान मिलता है। ठीक है, फिर आता है सिथियन या पार्थियन मुद्राएं। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के बाद भारत पर जिन विदेशी शक्तियों ने हमला और शासन किया उनका पता इन सिक्कों से चलता है। किससे, सिथियन और पार्थियन मुद्राएं से। ठीक है, इनमें यूनानी शासक और पार्थियन के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। समझे बच्चों, तीसरा आता है भारतीय शासकों की मुद्राएं, जैसे मौर्य हो गए, ठीक है, शुंग, मालव, सातवाहन, ठीक है, यौध्य, पांचाल शासकों की मुद्राएं मिली है। ठीक है, इसमें यहाँ से हमको जानकारी यानी इतिहास के बारे में पता चलता है। गुप्त और वर्धन काल में शासकों ने अनेक प्रकार की मुद्राएं चलाई। ठीक है, गुप्त काल और वर्धन वंश वाले काल जो थे उनमें शासकों ने अनेक प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। समझे बच्चों, देखो बच्चों, जेब में रखी इतिहास की किताब क्या होती है, ये आपकी मुद्राएं होती हैं। ठीक है, जेब में रखी इतिहास किताब आप क्या मुद्राएं होती हैं। अध्ययन, जो मुद्रा का अध्ययन करता, सिक्कों के अध्ययन
को आप क्या कहते हैं, कौन सी स्टडी कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ठीक है, नमिस्मेटिक कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन में सोने के सिक्के, चांदी, तांबा, कांस, सीसा आदि के मिलते थे। ये सिक्के हमें राजाओं के नाम, उनके समय की अर्थव्यवस्था और उनके धर्म और उनके प्रभाव के बारे में बहुत कुछ बताते थे, समझो बच्चों। फिर हमने पढ़ा विभिन्न शासकों की मुद्राएं, जैसे यूनानियों की मुद्राएं। इनमें हमें लगभग 30 यूनानी सम्राटों का ज्ञान मिलता है जिन्होंने भारत पर हमला किया था, ठीक है। सीथियन के बारे में हमने पढ़ा, मौर्य साम्राज्य के बाद भारत पर हमला करने वाली विदेशी शक्तियां यूनानी, शक और पृथ्वियन का पता इनसे पता चलता है, ठीक है। भारतीय शासकों की मुद्राएं जैसे मौर्य वगैरह हो गए, ठीक है। गुप्त और वर्धन काल में शासकों ने कई तरह के सुंदर मुद्राएं चलाए थे, ठीक है। समझ में आया बच्चों। आगे चलते हैं हम लोग स्मारक और मूर्तियों के बारे में पढ़ते हैं, यानी पत्थर के कहानीकार, ठीक है, वो पत्थर जो आपको कहानी बताते हैं, ठीक है, मूर्तियां। अब हम बात करते हैं पत्थर के कहानीकारों की, यानी स्मारक यानी मॉन्यूमेंट्स और मूर्तियों के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। तो स्मारक को 2 भागों में बांटा गया है बच्चों। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया आपका देसी स्मारक और विदेशी स्मारक, जैसे आपका बाकी सारी चीजें थी, ठीक है, इंडियन मॉन्यूमेंट्स और फॉरेन मॉन्यूमेंट। तो देसी स्मारक में यानी इंडियन मॉन्यूमेंट में, देसी स्मारकों में हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो की खुदाई से मिली पुरानी इमारतें और चीजें अवशेष रिमेन्स, ठीक है। मथुरा की खुदाई से मिले आपके कुशन पीरियड अवशेष, ठीक है, कुशन कालीन के बारे में। झांसी से मिले आपके गुप्ता कालीन, ठीक है। देवगढ़ के मंदिर के अवशेष, कानपुर के भीतर गांव से मिले ईंटों के मंदिर, ठीक है। तो ये सब आपके क्या, ये सब आपके देसी स्मारक है। अजंता की गुफाओं में की चित्रकारी, ठीक है, पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स। नालंदा में मिली तांबे की बुद्ध की मूर्ति आदि। तो ये सब आपके हो गए देसी स्मारक बच्चों, समझे। विदेशी स्मारक में देखते हैं फॉरेन मॉन्यूमेंट में आपका आता है कंबोडिया का भगवान विष्णु का मंदिर, ठीक है। तो कंबोडिया में भगवान विष्णु का मंदिर अंकोर वाट, ठीक है। इंडोनेशिया में अनेक स्थान के नाम आज भी हिंदू परंपराओं यानी हिंदू ट्रेडिशन के अनुसार रखे जाते हैं। इंडोनेशिया में यहाँ के लोग रामायण को अपना आदर्श मानते हैं, ठीक है। मलेशिया में देवालय में शिव, पर्वतीय गणेश और नदी की मूर्तियों का मिलना है, ठीक है। समझे बच्चों देसी स्मारक और विदेशी स्मारक। देखो देसी स्मारक में आपका हड़प्पा, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, हड़प्पा वगैरह। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई से मिली पुरानी इमारतें और चीजें हैं, ठीक है। मथुरा की खुदाई से मिले आपके कृष्णकालीन अवशेष। झांसी से मिले आपके गुप्तकालीन देवगढ़ के मंदिर के अवशेष, ठीक है। कानपुर के भीतर गांव से मिले आपको ईंटों के मंदिर। अजंता की गुफाओं की शानदार चित्रकारी और नालंदा से मिली आपके तांबे की बुद्ध की मूर्ति, समझे। विदेशी स्मारक में बच्चों आपके कंबोडिया का भगवान विष्णु का मंदिर, ठीक है। सोचिए भारत की संस्कृति कितनी दूर तक फैली थी आपकी कंबोडिया में, ठीक है। इंडोनेशिया में आज भी कई गांव, कई जगहों का नाम आपका हिंदू परंपराओं के अनुसार रखा गया है। यहाँ के लोग आपको रामायण को अपना आदर्श मानते हैं, समझे। मलेशिया में शिवालय में शिव, पार्वती, गणेश और नदी की मूर्तियां मिलना, ठीक है। ये स्मारक और मूर्तियां हमें उस समय की कला, वास्तुकला, धर्म और जीवन शैली के बारे में बहुत बहुत बातें बताती है, ठीक है। समझे बच्चों, समझ में आया आज का लेक्चर? समझ में आया कि नहीं? तो ये था आज की क्लास, आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। आइए हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट। तो बच्चों विदेशी यात्रियों व लेखकों का विवरण हमने पढ़ा। यूनानी रोमन लेखक, ठीक है, हेरोडोटस आपके इतिहास के पिता हो गए। पुस्तक हिस्टोरिका भारत फ्रांस संबंध के बारे में लिखा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पुस्तक इंडिका लिखा, मौर्य समाज संस्कृति के बारे में लिखा। टॉलमी भारत का भूगोल, पिलनी आपका के बारे में लिखा। टॉलमी भारत का भूगोल, पिलनी आपका सेकेंड ये था, ये फर्स्ट था, ठीक है। नेचुरल हिस्ट्री यानी भारतीय पशु, पौधे और खनिज के बारे में। चीनी लेखक में हमने पढ़ा फाइहान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया। क्योंकि बुद्ध धर्म मध्य प्रदेश, ठीक है। सिंहांग हर्षवर्धन के शासक में आया। सीयूकी नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया इसने। एस सिंह नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया इसने। अरबी लेखक में अल बरूनी यानी मोहम्मद गजनवी के साथ आया। किताबुल हिंद भारतीय धर्म, दर्शन, रीति रिवाज के बारे में इसने लिखा। इब्न बतूता रिहाला यात्रा के बारे में लिखा। मार्को पोलो आपका दक्षिण भारत आए। तिब्बत के लेखक आपके तारानाथ कंगयूर और तंगयूर भारतीय इतिहास, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत आपके कौन कौन सा होगा? अभिलेख, शिलालेख, पत्थर धातु पर लिखी रचना, अध्ययन, पुरालेख शास्त्र हो गए, ठीक है। देसी अशोक के अभिलेख, ब्राह्मिक, प्रोस्ट लिपि,
अशोकों के बारे में अभिलेख, ठीक है, राजकीय गैर राजकीय, ठीक है, रॉयल नॉन रॉयल वाला, विदेशी बोगुज कोई अभिलेख, वैदिक देवताओं का वर्णन इसमें है, ठीक है। मुद्राएं हमने पढ़ी, सिक्के, अध्ययन, मुद्रा शास्त्र होता अगर इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रकार, यूनानी, सीथियन, पार्थियन, भारतीय शासकों की मुद्राएं, ठीक है। स्मारक और मूर्तियां भी देसी और विदेशी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अवशेष, अजंता की चित्रकारी, गुप्त कालीन मंदिर आपके, ये सब देसी हो गए। विदेशी में कंबोडिया का विष्णु मंदिर, इंडोनेशिया में रामायण आदर्श, ठीक है, रामायण को जो आदर्श मानते हैं, समझे बच्चों। तो कैसे लगी आज की क्लास दोस्तों, ये थी हमारी टाइम मशीन की दूसरी यात्रा, इतिहास के जासूसों और धरती के राज के साथ। उम्मीद है आपको ये मिशन इन्वेस्टिगेशन जो था ये मजेदार लगी होगी। आपने सीखा होगा कि कैसे हमें बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनती है। इतिहास सिर्फ पुराने किस्से से नहीं बल्कि खोज है, पहेली है और हमारी पहचान भी है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, खास करके जो डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह के हैं। और हाँ, डीएलएड पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे मजेदार तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे, आपकी पढ़ाई को मिस्ट्री मूवी बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लासेस पे इतिहास के अगले चैप्टर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आप लोग। हाँ, अगली बार जब कोई पुरानी चीज देखो तो सोचना क्या ये कोई राज छुपाए हुए है, ठीक है, क्या इससे कुछ हमें जानकारी मिल सकती है, ठीक है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत आप सभी को। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।